तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के किस धारा के अधीन किसी अनाथ जो बालक है परित्यक्त है या फिर अभ्यर्पित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो धारा है 59 धारा 59 में किसी दत्तक को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रदान की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किशोर न्याय जो बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोर न्याय निधि का सर्जन किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार के द्वारा जो है किशोर न्याय निधि का सर्जन किया जा सकता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी जो गंभीर अपराध है उसकी श्रेणी में जो आते हैं उसमें कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 3 से 7 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध होते हैं और इतने वर्ष का प्रावधान किया गया है जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और 7 वर्ष से ज्यादा की जो सजा का प्रावधान है वो जो जघन्य अपराध है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया किसी का, अगर कोई किशोर बालक है और वो जघन्य अपराध कर देता है जैसे कि रेप और किसी को मर्डर, तो फिर उसमें 7 से ज्यादा वर्ष की सजा उसको दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3 से 7 वर्ष के बीच जो दंड है ये गंभीर अपराध के लिए इतनी जो दंडनीय अपराध सजा दी जाएगी वो 3 से 7 वर्ष की रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी किशोर न्याय बोर्ड जो है वो राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। और ज्यादातर अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायालय वाले जो ऑप्शन है, तो इसमें ज्यादातर अगर आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन तो राज्य सरकार ही आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ज्यादातर जो आंसर होगा आपका राइट वो राज्य सरकार ही आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधिनियम के प्रशासन में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत किस धारा में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी धारा जो 3 है इसमें अधिनियम के प्रशासन के अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत की धारा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू होता है, यानी जो बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए की बात करें भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों पर, या ऑप्शन बी अन्य विधियों के अधीन दंडनीय अपराधों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों के तहत जो है संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, राज्य सरकार के पास। ठीक है, जो के गठन करने की शक्ति हो राज्य सरकार के पास होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि बालक का देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, ऑप्शन बी सुरक्षा का सिद्धांत, ऑप्शन सी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, बालक की जो देखरेख संरक्षण का साधारण सिद्धांत है ये सभी है, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत भी है, सुरक्षा का सिद्धांत भी है, नैसर्गिक सिद्धांत भी है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत और एकात्मकता और गोपनीयता का भी सिद्धांत रखा गया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छोटा अपराध ऑफेंस, यानी कि छोटा जो अपराध होता है या छोटा ऑफेंस जिसे बोलते हैं, उसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 3 वर्ष तक के दंड से दंडनीय अपराध इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक की छोटे अपराध के लिए रखा गया है सजा का प्रावधान। ठीक, इससे ज्यादा का नहीं। फिर इसके बाद की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है किशोर से अभिप्रेत है, यानी कि जो किशोर शब्द है इससे क्या विपरीत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 18 वर्ष से जो कम आयु के बालक है ये किशोर है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक है। और इसके बाद अगर इसमें आगे बात करें तो 16 वर्ष की आयु तक जो बालक है अगर इनसे कुछ जघन्य अपराध हो जाता है तो इनके लिए जो सजा का प्रावधान है वो 18 वर्ष या इनसे ज्यादा के लिए जो व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है सेम टू सेम वही प्रावधान रखा गया है जो एक्ट है, अधिनियम है 2015 के तहत ये किया गया है। ठीक है, अधिनियम जो 2015 का आया है उसके तहत ये भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि सही शब्द जो है सही युग्म सुमेलित करिए। ऑप्शन ए की बात करें छोटा अपराध 3 वर्ष से कम, ऑप्शन बी गंभीर अपराध 3 से 7 वर्ष के बीच, ऑप्शन सी है जघन्य अपराध 7 वर्ष से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। छोटा जो अपराध है उसके लिए सजा का प्रावधान 3 वर्ष से कम रखा गया है, गंभीर जो अपराध है उसके लिए 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है, जघन्य अपराध के लिए 7 वर्ष या इससे अधिक का सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जघन्य अपराध यानी हीनियस ऑफेंस जो होता है के अंतर्गत आते हैं, जो जघन्य अपराध है उसके अंतर्गत क्या आता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 7 वर्ष या उससे अधिक दंड या दंडनीय अपराध के अंतर्गत जो जघन्य अपराध है ये हमने आपको बता दिया हीनियस क्राइम आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अनाथ, कि जो अनाथ शब्द है उससे कैसा बालक अभिप्रेत किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें जो जैविक माता पिता के बिना है, ऑप्शन बी जो जैविक संरक्षक के बिना है, ऑप्शन सी जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। माता पिता उसके नहीं है यानी बिना माता पिता के बालक है तो अनाथ होता है, और किसी का संरक्षक नहीं है, किसी के संरक्षण में नहीं है तो भी वह अनाथ के अंतर्गत आता है, और दत्तक माता पिता भी अगर उसके कोई नहीं है तो भी वो अनाथ के अंतर्गत आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, समझ बेस पे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिनियम में किस अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी धारा जो 2 के 35 है 35 में परिभाषित किया गया किशोरावस्था को, ठीक है। किशोर अधिनियम को जो है किशोर को धारा 2 के 35 में धारा 2 के 35 में परिभाषित किया है, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किशोर बोर्ड में सम्मिलित होते हैं, जो किशोर बोर्ड है उसमें क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए की बात करें न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जो है 2 सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त ए और बी दोनों, ठीक है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल होते हैं और 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं किशोर बोर्ड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, धारा 4 के अंतर्गत जो किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। किशोर न्याय बोर्ड गठन का अधिनियम किसके अंतर्गत किया जाता है, किस धारा के, धारा 4 के अंतर्गत। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, न्यायालय के अंतर्गत क्या आते हैं। ऑप्शन ए की बात करें जिला न्यायालय, ऑप्शन बी कुटुंब न्यायालय, ऑप्शन सी नगर सिविल न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ये तीनों चीजें न्यायालय के अंतर्गत आती हैं, जिला न्यायालय भी, कुटुंब न्यायालय भी, नगर सिविल न्यायालय भी इसके न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक विपरीत है जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, ऑप्शन बी जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है, ऑप्शन सी जो आवारा पाया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक होता है, यानी किसी की देख रेख और संरक्षण की जरूरत ऐसे बालकों को होती है जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं, या फिर आवारा जो घूमते पाए जाते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की, ऑप्शन बी जो है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो इस पीठ को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिए गए कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन है। परित्यक्त यानी जिसका परित्याग कर दिया गया हो, तो को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 के 1 जो अंतर्गत है इसमें परिभाषित किया है, धारा 2 के 1 में, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया है कि निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए की बात करें जब तक दोषी साबित न कर दिया जाए तब तक अव्यक्त को निर्दोष माना जाएगा। ऑप्शन बी कोई बालक 18 वर्ष की आयु तक किसी असद्भाव या आपराधिक आशय का निर्दोष होना उपधारित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी जब तक दोषी न्यायालय द्वारा साबित न कर दिया जाए तब तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाएगा, ठीक है। वो दोषी साबित नहीं किया जाएगा जब तक, तब तक वह आदमी निर्दोष ही माना जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से विपरीत है, यानी इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से क्या विपरीत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, ऐसा सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण एवं संरक्षकता के मामलों में आधिकारिकता प्राप्त होती है, वो इस अधीन वो इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अभित्यक्त बालक से विपरीत है, यानी अभित्यक्त जो बालक होता है उससे क्या विपरीत किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो, ऑप्शन बी जिसे माता पिता या संरक्षक ने समिति को त्याग दिया हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, ए ऑप्शन सी होगा, या तो ए या तो बी, यानी कि जिसे माता पिता ने त्याग दिया वो भी अभित्यक्त बालक है, या फिर जिसे माता पिता या संरक्षक ने भी समिति को त्याग दिया है वो भी अभित्यक्त बालक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने पर दंड कितने साल की दंड का प्रावधान किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या 1 लाख रुपए अन्यून के जुर्माने से या दोनों दंडित किया जाएगा।
ऑप्शन बी की बात करें तो सिर्फ 1 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन सी की बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो लोग संस्था का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण नहीं कराए हैं उनको ऐसे कारावास से 1 वर्ष की जो है सजा और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए, बालक न्यायालय को इस अधिनियम के किस धारा में परिभाषित, जो बालक न्यायालय है उसको अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धारा 2 के 20 में, अधिनियम के धारा 220 में शामिल किया गया है। किसको? तो बालक न्यायालय को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। नेतृत्व का विकास डैश डैश है, यानी नेतृत्व का जो विकास है वो क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों ही नेतृत्व का विकास होता है। ठीक है, जो नेतृत्व का विकास होता है, किसी कार्यक्रम का जो निर्माण करना, निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी नेतृत्व के कारण होती है, किसी के नेतृत्व के कारण ही, और साथ ही फिर उस प्रक्रिया का पूरा अंत जो होता है, तो जैसे मान लीजिए कुछ बिल्डिंग वगैरह है तो उसका जो शुरुआत है किसी नेतृत्व की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तभी वह एक बिल्डिंग पूरी तैयार होगी, और फिर उसका फाइनल काम हो जाता है जब, तो भी वह नेतृत्व के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों ही नेतृत्व के विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए गए, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है, यानी जो स्थानीय नेता होता है, नेतृत्व करता है, उसकी एक असाधारण भूमिका क्या होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना ही जो स्थानीय नेता है, नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका होती है। ठीक है, अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना चाहिए जो आपका स्थानीय नेता है या नेतृत्वकर्ता जो होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर्थ दिया गया है, नेतृत्व डैश डैश का उत्पाद है, यानी नेतृत्व जो है आपका किसका उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पद की बजाय ज्ञान का। ठीक, नेतृत्व जो होता है किसी पद की बजाय ज्ञान का उत्पाद होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप नेतृत्व कर सकते हैं, बल्कि आपके पास पद है, नॉलेज नहीं है तो किसी मतलब का नहीं है, आप नेतृत्व नहीं कर सकते उतना अच्छा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और पद है तो आप उसका नेतृत्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान की बजाय पद है, यानी हम आपको बता रहे हैं कि उतना अच्छा आप नेतृत्व नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पद भले है, ज्ञान नहीं है तो। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, पद की बजाय ज्ञान होना अति आवश्यक होता है नेतृत्व में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, नेतृत्व डैश डैश का प्रकार है, यानी नेतृत्व जो है यह किसका प्रकार होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, समूह का। नेतृत्व जो है समूह का प्रकार होता है, यानी का समूह होगा उसी का नेतृत्व करना यही प्रकार होता है। जब किसी एक अकेले आदमी का तो नेतृत्व ज्यादातर लोग करते नहीं, कोई बड़ा समूह है, ग्रुप है, उसी का नेतृत्व करना ही प्रकार होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेतृत्व केवल वही कर सकता है जो डैश डैश है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी उच्च आदर्शों वाला जो व्यक्ति होता है वही नेतृत्व कर सकता है, ना कि वह प्रतिष्ठित हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूर हो, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रतिष्ठित है तब भी वह नेतृत्व नहीं कर सकता है, कोई जरूरी नहीं, या सामान्य व्यक्ति जैसा हो या फिर कोई क्रूर हो तो भी वह नेतृत्व नहीं कर सकता। नेतृत्व केवल वही कर सकता है जो उच्च आदर्श वाला व्यक्ति होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का चरित्र संबंधी गुण होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, आदर्श विचार और प्रेरक भावना जो है यह एक अच्छे नेता का चरित्र और संबंधी गुण होता है। ठीक है, आपका जो नेतृत्व करता नेता है उसका जो आदर्श विचार और प्रेरक भावना उसके अंदर होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का परिवर्तनकारी कार्य होता है। ये आपके सामने ऑप्शन ए की बात करें, हतोत्साहित करने की क्षमता, ऑप्शन बी अपने स्वार्थपरता को मजबूत करने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी ना तो ए और ना ही बी, यानी कि ना ही आपका जो नेता है नेतृत्व करता है तो वो हतोत्साहित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए कि किसी को हतोत्साहित करना है अच्छी बात नहीं होती है, तो इसकी क्षमता उसको जरूरत नहीं है। और ना ही अपने स्वार्थ, यानी कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी की क्षमता को आजमाना, इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, जो आपका नेतृत्व करता है तो नेतृत्व के लिए परिवर्तनकारी कार्य ये दोनों नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के नेतृत्व में नेता जब भी संभव हो निर्णयों को स्थगित कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी हस्तक्षेपी नेतृत्व जो होता है, किसी का जो हस्तक्षेपी नहीं, कोई नेतृत्व आप कर रहे हैं उसमें किसी का अगर हस्तक्षेप नहीं है, आपके ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप दबाव नहीं है, तो आप उसका उस नेतृत्व का जब मन हो तब आप स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस किसी संगठन से जुड़े हैं और उसमें आपके ऊपर दबाव है तो फिर आप उसके अनुसार ही करेंगे, आप अपने मन से जब स्थगित नहीं कर सकते हैं। इसलिए किस प्रकार के नेतृत्व में नेता जब भी संभव हो निर्णयों को स्थगित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हस्तक्षेपी, यानी किसी का भी हस्तक्षेप अगर नहीं है
तो उस प्रकार का नेतृत्व जो है हस्तक्षेपी नेतृत्व होता है। उसको जब मन होगा उनका, तब वह निर्णयों को स्थगित कर सकते हैं, ठीक? और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन है नेतृत्व के आधार पे, वहाँ ज़्यादातर आपको ही बोला जाएगा। यानी इसकी जगह, किस प्रकार की जगह आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप महिला सुपरवाइजर हैं और आपके नेतृत्व में नेता जब भी संभव हो निर्णयों को स्थगित कर देता है। यहाँ अपने आप को मान के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको सपोज करके पूछे जाएंगे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है, और सारे क्वेश्चन आपको समझ के ही करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो समझ आधारित आ रहे हैं। बाकी फैक्ट बेस पे कुछ नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चन आ ही रहेंगे फैक्ट बेस, बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 70% के करीब, तो वो आपको समझ के आधार पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, नेतृत्व डैश डैश के बारे में दृष्टिकोण सृजन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के लिए जो नेतृत्व है, तो व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टिकोण सृजन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना ही इसका प्रमुख कार्य होता है नेतृत्व का, ठीक है? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि निर्देशात्मक नेतृत्व के कार्यात्मक दृष्टिकोण के तहत निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका प्रतिनिधि की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी नए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना जो है, यह निर्देशात्मक नेतृत्व के कार्यात्मक दृष्टिकोण के तहत भूमिका प्रतिनिधि की नहीं होती है, ठीक? कौन सी? तो नए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिए गए, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? यानी अगर किसी नेतृत्वकर्ता का कमजोर नेतृत्व होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, संगठन में विघटन हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। यहाँ राइट आंसर ए होगा, आप लोगों को डी नहीं होगा, क्योंकि अगर कमजोर नेतृत्व है, किसी भी नेतृत्वकर्ता का अगर नेतृत्व जो है कमजोर है, तो संगठन का धीरे धीरे विघटन हो जाएगा, क्योंकि संगठन में धीरे धीरे फिर विद्रोह होगा और संगठन में नई शक्तियों का उदय होगा, जिसकी वजह से जो संगठन है उसका विघटन हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी का कमजोर नेतृत्व है तो। फिर इसके बाद 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगठन प्रक्रिया के बाद गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता को समाप्त करेगा। यानी कि संगठन प्रक्रिया के बाद गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता को समाप्त करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी यह परिभाषा जो है किसने दी थी कि संगठन प्रक्रिया के बाद गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता को समाप्त कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, पोका योग जो है जापान के हैं, ये जापान के हैं। इन्होंने परिभाषित किया है कि संगठन प्रक्रिया के बाद गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता को समाप्त करेगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्तावादी नेतृत्व शैली की एक विशेषता क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, एक नेता अधिकार पर कम और खुद पर अधिक भरोसा करता है, जो सत्तावादी नेतृत्व शैली, उसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन बी की बात करें, एक नेता टीम के सदस्यों की शक्ति और ज्ञान को स्वीकार करता है। ऑप्शन सी है, एक नेता दूसरों को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन डी है, टीम के सदस्य नेता बताते हैं कि क्या करना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक नेता दूसरों को बताता है कि क्या करना है, जो सत्तावादी नेतृत्व शैली की एक विशेषता होती है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेसेज फेयर नेतृत्व शैली की एक विशेषता क्या है? जो लेसेज फेयर नेतृत्व शैली है उसकी एक विशेषता क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, एक नेता तभी राय देता है जब उससे पूछा जाता है, ठीक है? इनके अनुसार, लेसेज फेयर नेतृत्व शैली के अनुसार, एक नेता तभी आपको राय देगा जब उससे पूछा जाएगा, ठीक है? बाकी एक नेता कार्यभार संभालता है और सभी लोग मिलकर काम करते हैं और मिलकर भाग लेते हैं, कोई सुझाव व निर्देश नहीं देता, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है, लेसेज फेयर नेतृत्व शैली अगर आपसे पूछा जाता है तो एक नेता तभी आपको राय देगा जब उससे पूछा जाता है तभी, ठीक है? खुद से राय नहीं देता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया है ये सारे नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है? ध्यान से बताया कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ पे आधारित ज़्यादा है, समझ बेस पे है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ के अच्छे से करना है। कोई जल्दीबाजी पेपर में नहीं करना है, आराम से। आप लोगों के पास 3 घंटे टाइम है, तो आराम से आपको क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करना है, ठीक है? सबसे पहले नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, ठीक है? योजना आयोग की स्थापना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, और नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है? फिर इसके बारे में आगे बात करें, नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में, यह जो संस्थान है सरकार के थिंक टैंक रूप में कार्य करता है, ठीक? और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। इसका जो कार्य है प्रमुख
जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको उसके थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है और साथ ही उसे निर्देशात्मक यानी निर्देश और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। और नीति आयोग का जो यानी कि नीति के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, NITI का, ठीक है। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है वर्तमान में तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक। इनका जो कार्यकाल है 1 साल बढ़ा दिया गया है, 24 फरवरी 2025 से 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो इसके जो प्रमुख 2 हब हैं रखे गए हैं, हब जो हैं वो 2 बनाए गए हैं। सबसे पहला हब है टीम इंडिया हब, यानी कि राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। जो नीति आयोग है यह राज्य के सभी CM जो हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जो कि CM हैं उनको और साथ ही जो प्रधानमंत्री हैं केंद्र सरकार यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच इंटरफेस का कार्य करता है नीति आयोग। और साथ ही अगला जो हब है ज्ञान और नवोन्मेष हब, ठीक। तो नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति यह कार्य करता है, ठीक है। तो बाद इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य से आपको डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको इस क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराता है। फिर इसका जो प्रमुख विजन है वो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा है उसका प्रारूप उपलब्ध कराना, इसका प्रमुख जो विजन है वो है, ठीक है। फिर इसके बाद अगले उद्देश्य की बात करते हैं। तो जो इसमें अगला उद्देश्य दिया गया है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, यानी जो एक सशक्त राज्य है, क्योंकि राज्यों से मिलकर ही राष्ट्र अपना बनता है, ठीक है, तो उसका निर्माण कर सकता है। तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। नीति आयोग का ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरे उद्देश्य की बात करें तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा, ठीक है। गांवों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगा और उसका जो तंत्र है विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर यानी हाईएस्ट उच्च लेवल तक इसको पहुंचाएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगले उद्देश्य की बात करते हैं। तो आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है, ठीक। उद्देश्य की बात करते हैं तो अगला उद्देश्य दिया गया हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा, यानी नीति आयोग जो है हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जो जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा। जो कि 5 साथी हैं उनका जो है आर्थिक प्रगति उचित प्रकार से लाभान्वित हो, इस पर नीति आयोग ध्यान देगा, ठीक। फिर अगला उद्देश्य है रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति का कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा नीति आयोग और पहल करेगा, साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे, ठीक है। यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद अगले उद्देश्य की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला उद्देश्य जो दिया गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य धारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा, ठीक है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य, आपको एक एक उद्देश्य ध्यान रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर अगला उद्देश्य विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के साथ समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ठीक है। जो विकास में तेजी लाने के लिए एजेंडे के लिए जो कार्यान्वयन है उसमें तेजी लाने के लिए जो अंतर क्षेत्रीय है और अंतर विभागीय है दोनों मुद्दों को समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। फिर इसके बाद अगला उद्देश्य है अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा, ठीक। फिर अगले उद्देश्य की बात करें तो आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके, ठीक है। फिर अगले उद्देश्य की बात करते हैं। तो कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास के एजेंडे और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य
रखा गया है। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हो गए इसके नीति आयोग के। फिर इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की संरचना में क्या क्या है। तो सबसे पहले सदस्य नीति आयोग का गठन इस प्रकार से होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, और योजना आयोग जो था उसके भी जो अध्यक्ष थे, उसके भी जो अध्यक्ष होते वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री के उपराज्यपाल शामिल होंगे। यानी कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली है यहाँ मुख्यमंत्री हैं, बाकी जहाँ राज्यपाल हैं यानी उपराज्यपाल हैं वो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। तो विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता जो है उपाध्यक्ष करेंगे। और इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो है ये सारे शामिल होंगे। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। जो आमंत्रित किए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामित किए जाएंगे जो विशेषज्ञ और कार्यरत लोग होंगे। फिर अगला है पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा निम्न और होंगे। यानी प्रधानमंत्री जो है इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा और क्या कार्य क्या है तो वो देख लेते हैं। उपाध्यक्ष जो है उसको प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। इसके जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएगी। सदस्य जो है वो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, अंशकालिक सदस्य भी रहेंगे। अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, ये अंशकालिक, और अंशकालिक सदस्य बारी बारी के आधार पर ही होंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो जो है अधिकतम 4 लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामित होंगे, वो सदस्य रहेंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होंगी। ठीक, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये मुख्य कार्यकारी जो है सीईओ की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो कि सचिव स्तर के अधिकारी होंगे उनका कार्यकाल भी प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त करेंगे और उनका कार्यकाल भी निश्चित करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नीति आयोग की पहलें जो हैं, यानी कि नीति आयोग के द्वारा क्या क्या पहल की गई हैं तो अभी तक उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो पहल है एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। फिर इसके बाद आगे बात करें समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, यह भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाए। अटल इनोवेशन मिशन, 7 परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, ये जो सारे सूचकांक हैं नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर आगे बात जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, सुशासन सूचकांक, ये सारे जो सूचकांक हैं आपको ध्यान रखना है, ये सारे सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं इसके प्रमुख एमसीक्यू में जो कि दिए गए हैं एमसीक्यू, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, BVR सुब्रमण्यम है। इनके बारे में हमने अभी आपको बताया कि इनका जो कार्यकाल है फरवरी 2025 से 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, ये ए होगा, नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है, यह भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नीति आयोग भारत सरकार का बैंक होता है, ये हमने आपको बताया भी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो जो कथन दिए गए हैं, सबसे पहले कथन है, तो नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। फिर दूसरा कथन, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। और तीसरा कथन है, नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यानी कि 1 और 2 है। ऑप्शन ए की बात करें
तो जो दिया गया है, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। और ऑप्शन जो थर्ड है नीति आयोग, और ऑप्शन जो 2 है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और जो ऑप्शन थर्ड दिया गया है, नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, गलत है, इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको ऊपर इसलिए डिटेल में बताया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद का हिस्सा है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन है। कौन सा कार्य नहीं है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कार्य नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करें, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। ऑप्शन डी, ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना। तो इसमें जो ऑप्शन इसका है सी होगा यहाँ राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है। तो जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यह प्रदान नहीं करता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में नीति आयोग कार्य नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए आकांक्षी जिले की रैंक में शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, विरुधुनगर जो है तमिलनाडु का यह रहा है। ठीक है, आकांक्षी जिले में आकांक्षी जिले में नंबर 1 पर। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में विरुधुनगर तमिलनाडु, नपावड़ा उड़ीसा और सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों के रूप में थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नीति आयोग की आकांक्षी जिला पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, जिलों की आकांक्षात्मक रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है। ऑप्शन बी है, आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई। ऑप्शन सी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को किया गया। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई कथन सत्य, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी। ठीक, में आगे बात करें, आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था और जून 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे नीति आयोग से थे, और नीति आयोग का जो उद्देश्य है, ये प्रमुख जो इसके उद्देश्य है, इसको बारे में आपको 1-2 बार रिवीजन मार लेना है, जिससे कि जैसे ही इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिले, आपको क्लिक कर जाए, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन जो है वो क्लिक कर जाए। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम नहीं आएंगे, आपको जो क्वेश्चन है दिमाग लगा के करना है। हमने एनालिसिस देखा है, उसमें ज़्यादातर बताया गया है कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। ये हमने भी एनालिसिस में देखा है, और आप सभी ने एनालिसिस में देखा ही होगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो इसी तरह की बातें बता रहे हैं। फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? यानी कि ये आपका फॉर्मूला जो लगता है इक्वल टू, फिर राउंड अप, जैसे ही आप लिखेंगे राउंड अप, उसके बाद कोष्टक के अंदर 213.4560, तो कोष्टक बंद। इसके बाद इसमें बोला गया है कि जो कि राउंड अप वाला जो फार्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी वाला फार्मूला है, जैसे इसका यूज करेंगे तो जो चीज़ें पॉइंट में रहेंगी इसको इक्वल वैल्यू पे कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से कि राउंड अप फंक्शन हमेशा संख्या को पूर्णांकित करता है। वो पॉइंट संख्या थी तो उसको पूर्णांकित कर दिया। ठीक है, 213.564 था तो उसको पूर्णांकित करके 214 कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ जैसे ही आप ये फार्मूला बार पे यहाँ आप राउंड अप लिखेंगे और ये पॉइंट डेटा देंगे तो ये आपको पूर्णांकित वैल्यू करके दे देगा यहाँ। ठीक है, ये जो एक सेल होती है, ये जो एक बॉक्स है इसको सेल बोलते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, MS एक्सेल में एक नया चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में जो अभी हमने आपको दिखाया, तो एक नया चार्ट इंसर्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, ALT यानी कि Alt प्लस F1 जो है, इसको जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो इसमें जो नया चार्ट इंसर्ट है, तो इसमें जो नया चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बाकी ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। तो अगर Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 की बात करें तो इस कुंजी से क्या होता है, तो जैसे ही इस कुंजी को एक साथ दबाएंगे तो ओपन
या तो ओपन हो जाएगा और साथ ही सेव एज वाला जो ऑप्शन है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस F1 की बात करें तो कुंजी रिबन के आकार को घटाती बढ़ाती है। रिबन का आकार जो है ये आप हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है ये रेड कलर का, ये पूरा ये रिबन बॉक्स, ये ऊपर वाला जो है ये रिबन बॉक्स होता है। ठीक, देख लिया आप लोग। उसके बाद अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 को दबाने से क्या होता है, तो यह कुंजी वर्कशीट को सेव करती है। ठीक है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 को जैसे ही दबाएंगे आप, प्रेस करेंगे, तो यह कुंजी वर्कशीट को सेव कर देती है। आपने जो कार्य किया है वर्कशीट पर वो सेव कर देती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विंडोज एक्सेल 2010 में, ये आपको ध्यान रखना है 2010 में 2016 में जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो विंडोज एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल श्रेणी के दो या अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी कनेक्ट नेट। वो जो शब्द हैं टेक्स्ट हैं उनको स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए कनेक्ट नेट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले का फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें आगे हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ आप सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये फार्मूला वाला है, अभी यहाँ फार्मूला जैसे आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले इक्वल टू ये वाला जो चिन्ह है बराबर वाला, ये आपको जरूर लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे पहले कौन सा चिन्ह लगता है, तो आपको ये बताना है पहले इक्वल टू या बराबर लगा रहेगा, उसके बाद आपको फिर अपना फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप कनेक्ट नेट लिखेंगे उसके बाद A2, ये सेल जो है A2 है, ये देखिए ये A2 वाली सेल है, ए नंबर ये है और ये बी की B2 ये सेल हो जाएगी और A2 ये सेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है डेविड और वाइट, डेविड वाइट, जैसे ही आप A2 फिर ये इस प्रकार से फार्मूला लिखेंगे तो ये टोटल ऐड होके आ जाएगा आपके सामने डेविड वाइट इकट्ठा करके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है कनेक्ट नेट का। क्या कनेक्ट नेट जो फार्मूला है उसका यूज इस प्रकार से किया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि वर्तमान चयन के लिए बाईं दिशा में उपलब्ध खाली सेल का चयन करना ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का कार्य होता है। ठीक है, वर्तमान चयन की गई जो बाईं दिशा में उपलब्ध खाली सेल है, बाईं दिशा जैसे आपको हमने बताया ये आपका एक सेल हो जाएगा इस प्रकार से, ये सेल हो जाएगी, तो ये जो बाईं साइड की है ये जो सेल है खाली सेल, इसका चयन करना होता है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं इसमें। तो वर्तमान चयन की सही दिशा में आगे उपलब्ध खाली सेल का चयन, यानी कि अगर राइट साइड में खाली सेल का चयन करना हो तो शिफ्ट प्लस F4 का यूज करेंगे। वहीं एक्सेल में स्पेलिंग विकल्प को खोलना यानी स्पेलिंग चेक करना F7 में यूज होता है। वहीं आपकी एक्सेल वर्कबुक में रिसर्च टास्क पेन खोलना, जो रिसर्च के लिए टास्क पेन है उसको खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि आप मौजूदा एक्सेल शीट डेटा और चार्ट को HTML दस्तावेज में किसका उपयोग करके बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का यूज करके हम जो है HTML दस्तावेज में इसका उपयोग करके बदल सकते हैं क्या, एक्सेल वर्कशीट डेटा को। ठीक, इसके बाद बाकी ऑप्शनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो FTP विजार्ड की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, का उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, FTP जो विजार्ड है इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर फाइलों को एक दूसरे की जगह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंट्रानेट विजार्ड की बात करें तो किसी संगठन के भीतर आंतरिक नेटवर्क को और वेब सेवाओं को स्थापित करने में मदद करता है। और इंपोर्ट विजार्ड की बात करें तो इसका उपयोग एक्सेल में विभिन्न बाहरी डेटा को आयात यानी विभिन्न बाहरी डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेना, ये करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सब्ट्रैक्ट जो होता है या जो MS एक्सेल है इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। बाकी सम यानी जोड़ना, काउंट भी फंक्शन होता है और काउंटा भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो सम की बात करें, सम का क्या अर्थ है, तो A2 यानी कि जो सेल है A2 से A10 तक अगर आपको कुछ चीज़ जोड़ना है तो सभी को जोड़ देगा। ठीक है, जो नंबर दिए रहेंगे उनको इकट्ठा करके जोड़ देगा, सम जो फार्मूला फंक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। फिर काउंट की बात करें तो इसका उपयोग रिक्त स्थान को छोड़कर संख्याओं या तिथियों वाले सेलों की एक रेंज की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है काउंट का। और काउंटा कभी संख्याओं, तिथियों, टेक्स्ट या इन वस्तुओं के मिश्रण वाले रेंज की सभी एंटिटी को गिनेगा, रिक्त सेल को नहीं गिनता है। ठीक है, काउंटा में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी होम पर। होम का उपयोग जो है वो उपयोगकर्ता वर्तमान रो पर पहले कॉलम में, यानी जो रो होती हैं इनमें सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ होम, जैसे ही की प्रेस करेंगे आप या होम वाले ऑप्शन जो यहाँ आपको होम का ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ, तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो सबसे जो पहला सेल का कॉलम होता है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपका कर्सर माउस। ठीक,
उसके बाद पेज अप की बात करें तो पेज अप जो है ये नीचे दिया रहता है, जो की होती हैं ये पेज अप की है, ये डाउन की है, ठीक है। ये राइट साइड के लिए की इस तरह से होती है और ये जो है लेफ्ट साइड के लिए होती है। तो पेज अप आप इस तरह से अगर इस वाली की को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आपका जो कर्सर है आपका ऐसे-ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पेज डाउन की बात करें तो पेज डाउन जो है कर्सर नीचे आएगा, पेज डाउन की ये जो की होती है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो पेज अप की बात करें तो इसका उपयोग सक्रिय सेल को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है, हमने आपको बता दिया। एक जो सेल होती हैं इनको ओपन करने के लिए, जो मतलब एक सेल से दूसरे ऊपर सेल जाने के लिए इसका पेज अप का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम की बात करें, यह कुंजी सक्रिय सेल को वर्कशीट सेल A1 के आरंभ में ले जाती है, यानी सबसे पहला जो बॉक्स होता है वहाँ ये ले जाती है कंट्रोल प्लस होम। और पेज डाउन की बात करें तो इसका उपयोग सक्रिय सेल को एक स्क्रीन नीचे ले जाती है, जो सक्रिय सेल होती है उसको एक स्क्रीन नीचे ले जाती है, ठीक है। जो ये सेल है आपकी इसको नीचे डाउन ले आएगी पेज डाउन में, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश डैश हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। ये देखिए हमने आपको ऊपर बताया था कि बराबर चिन्ह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या शुरू होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फार्मूला फंक्शन जो होते हैं ये सारे के सारे सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगेगा, उसके बाद आपको फार्मूला जो फंक्शन की है वो यूज करना है। जैसे काउंटा हो इक्वल टू करके फिर आपको सम लिखना है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इक्वल टू यानी बराबर लिखना ही होगा, ठीक। जो फार्मूला वाली की है उसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे डैश डैश कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, डेटा शीट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट जो ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है उसे डेटा शीट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश डैश सॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल जैसे ही आप यूज करेंगे एमएस एक्सेल में, तो चुनी हुई जो सेल में फिल्टर को सुचारू करने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट कुंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड में थीजर्स टूल का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। जो थीजर टूल है इसका उपयोग एमएस वर्ड में किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए हमें थीजर्स जो टूल है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम उस अक्षर को क्या कहते हैं जो एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर उठाया गया है और छोटा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है सुपर स्क्रिप्ट, उस अक्षर को क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। ये देखिए आप यहाँ देखते होंगे इस प्रकार से ये दिया रहता है, एक स्मॉल एक कैपिटल में ए रहता है, उसके बाद यहाँ ऊपर इसके छोटा सा स्मॉल ए होता है और वर्ड में बेस लाइन के ऊपर उठाया होता है, तो इस वाले ऑप्शन को क्या बोला जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। और इसका उपयोग जो है फार्मूला लिखने में, मैथ में, और जो आपका रासायनिक क्रियाएं जैसे कि H2O वगैरह हो गया, यानी केमिस्ट्री वाले जो फार्मूला है उनको लिखने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शनों के बारे में। और यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये डेटा जो है यही सुपर स्क्रिप्ट होता है। यहाँ देख सकते ऑप्शन है ये दोनों सुपर स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? मध्य माध्य जो होता है, माध्य हो गया, मीन हो गया, मोड, ये बहुलक जो हो गया, इनसे क्वेश्चन आपके जो मैथ के क्वेश्चन है उसमें आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाइए। और इस क्लास की जो लिंक है वो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जिन माताओं बहनों ने अभी तक नहीं देखा है जाके देख सकती हैं। वो ज़्यादा नहीं 10 मिनट की क्लास है, तो आप लोग देख के जाइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके उसमें मैथ में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी मीडियन, इसका उपयोग किया जाता है मीडियन का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डैश डैश का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कंट्रोल प्लस पी जो आप क्लिक करेंगे या दबाएंगे एक साथ कंट्रोल प्लस पी, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का अर्थ होता है कि डॉक्यूमेंट जो है पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब है कट करना, कट हो जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कॉपी करना, ठीक है। ये कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट करना, कंट्रोल प्लस बी हो जाता है पेस्ट, और जो कंट्रोल प्लस पी है तो ये हो जाता है प्रिंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, एमएस वर्ड का मान्य फॉर्मेट है, यानी एमएस वर्ड जो होता है इसका मान्य फॉर्मेट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक जो है इसका एमएस वर्ड का डॉट प्लस डीओसी जो होता है एमएस वर्ड का मान्य फॉर्मेट होता है। और फिर आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एक्सेल फाइल जो है एक्सेलएस, यानी एक्सेल जो फाइल होती है, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं ये डायग्राम के माध्यम से। तो एक्सेल जो फाइल होती है एक्सेलएस से डिनोट होती हैं। टेक्स्ट फाइल जो है टीएक्सटी यानी टेक्स्ट से डिनोट होती हैं। पावर पॉइंट की जो फाइल है वो पीपीटी, जिनके माध्यम से आपको सभी लोगों को क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं पीपीटी के माध्यम से, ठीक है। ये फाइल होती है पीपीटी। और ओपन डॉक्यूमेंट यानी ओडीटी, ये इस प्रकार की फाइल होती है ओडीटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध है। एमएस वर्ड 2016 की बात की जा रही है, तो जो 2016 में वाटरमार्क बटन है किस टैब पर उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी डिजाइन वाले टैब पर उपलब्ध है। ठीक है, जो एमएस वर्ड 2016 है। अगर एमएस वर्ड 2010 की बात की जाती, जो एमएस वर्ड 2010 है, तो ये वाटरमार्क की बात की जाए तो पेज पेज लेआउट वाला जो ऑप्शन है, पेज लेआउट इसमें होता है। ठीक है, वाटरमार्क जो एमएस वर्ड 2010 में अगर पूछा जाए तो, और 2016 में डिजाइन वाले ऑप्शन पे वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क आप सभी ने देखा होगा, जो पीडीएफ रहती है, पीडीएफ में जो पीछे ब्लर टाइप का लिखा रहता है उनके चैनल का नाम, या जिस क्लासेस की पीडीएफ है उस क्लासेस का नाम लिखा रहता है, वो एक प्रकार का वाटरमार्क होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए पीडीएफ है, तो इस प्रकार से जो बैकग्राउंड में हल्का ब्लर टाइप का लगा रहता है, ये वाटरमार्क होता है। तो जैसे ही आप यहाँ डिजाइन वाले ऑप्शन 2016 की बात की, जैसे ही आप यहाँ डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ नीचे आपको यहाँ वाटरमार्क वाला ऑप्शन दिख जाएगा। बल्कि अगर 2010 की बात की जाए, 2010 वाला जो एमएस वर्ड है उसमें लेआउट, अगर लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको वाटरमार्क वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प को ओपन करता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, F12। F12 जो ऑप्शन है, तो यह सेव एज विकल्प को ओपन करता है एमएस वर्ड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमएस वर्ड 2016 में एक नया दस्तावेज खोलने पर डिफॉल्ट फंट साइज डैश डैश होता है। यानी एमएस वर्ड 2016 में पूछा जा रहा है, एक नया दस्तावेज खोलने के लिए डिफॉल्ट जो फंट साइज है वो कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो फंट साइज है 11 होती है। ठीक है, डिफॉल्ट हमेशा जैसे ही आप क्लिक करेंगे एमएस वर्ड खोलेंगे, तो उसमें जो डिफॉल्ट साइज है फंड के लिखने की, वो हमेशा 11 रहेगी। ठीक है, इसी ऑप्शन पे खुलता है। फिर इसके बाद इसको आगे देख लेते हैं, तो देखिए जैसे ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है हमेशा यहाँ 11 रहेगा। ठीक है, 11 रहेगा, और इसकी अगर यहाँ पास मैक्सिमम पूछा जाए तो 72 है ऑप्शन में। बाकी आप इसको यहाँ से क्लिक करके ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी इसमें आपको जो मैक्सिमम साइज़ है 72 रहता है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सुपर स्क्रिप्ट इसे कहते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से बताया था कौन सा है, ये आप इधर फिर से देख सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से एक्स और ये ऊपर एक्स छोटा सा, तो ये सुपर स्क्रिप्ट, इसका ज्यादातर केमिस्ट्री और मैथ फार्मूले में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एमएस वर्ड में फंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट जो कुंजी है वो क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कंट्रोल प्लस डी जो है एमएस वर्ड में फंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट जो कुंजी है वो होती है। ठीक है, कौन सी कुंजी, कंट्रोल प्लस डी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फंट जो कलर होता है, इसके माध्यम से हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट का जो रंग है यानी कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एमएस वर्ड 2010 में रूरल विकल्प को सक्षम करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी व्यू व्यू वाला जो ऑप्शन होता है, इसमें एमएस वर्ड 2010 में रूरल जो विकल्प को सक्षम करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है। जो एमएस वर्ड है उसमें डिफॉल्ट का जो जूम स्तर है वो कितने पर सेट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 100%। ठीक है, कितने पे, 100% पे। और अगर मिनिमम इसकी जूम की जो मिनिमम साइज है उसकी बात करें तो 10% होता है, और मैक्सिमम जूम की अगर साइज पूछ लिया आपसे तो 500% होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमएस वर्ड में। तो इसमें आगे वही चीज़ दिया गया है, एमएस वर्ड में दस्तावेजों में उपलब्ध न्यूनतम जूम साइज 10% और मैक्सिमम जो जूम साइज है अधिकतम वो 500% होती है। इधर आप डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं, जूम का जो पेज लेआउट है, डिफॉल्ट जो साइज है 100% होती है, मैक्सिमम साइज यहाँ आप 500% देख सकते हैं, और मिनिमम जो साइज है ये 10% देख सकते हैं। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन है उनके आंसर आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इसलिए आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फंट ग्रुप के भीतर ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला जो फीचर है डैश डैश विकल्प को प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी चेंज केस, इसे क्या बोलते हैं, चेंज केस। ठीक है, इसके माध्यम से जो बाकी चीजें हैं वो चेंज होती हैं। आप आगे बताते हैं इस प्रकार से, आप ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे ही होम वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आप देखिए कैपिटल ए और ए वाला जो स्मॉल, ये कैपिटल ए और स्मॉल लेटर वाला जो ए है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सेंटेंस केस चेंज करना हो, या लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, जिस प्रकार का आपको केस चेंज करना है अपने इसका, ये देखिए यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसको चेंज करने के लिए जिस प्रकार से चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से रिलेटेड 24 क्वेश्चन है, और साथ ही इससे बाकी ऑप्शन के बारे में भी हमने डिटेल में बताया है।
तो जिन माताओं बहनों को ये क्लासेस पसंद आई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि वहाँ सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी क्लासेस की एनालिसिस के तहत ही क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लासेस आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या क्या कर सकते हो, मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए वो था डिप्थीरिया कौन सा मंथ में लगता है? अच्छा, पोलियो का टीका और BCG आई थी, याद नहीं कर पा रही हूँ, और गर्भवती महिलाओं से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिए गए भारत के किशोरों में यानी कि जो मेल किशोर हैं और फीमेल किशोर दोनों के लिए पूछा जा रहा है, किस पोषण की कमी सामान्यतः देखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन की कमी जो है वो दोनों में, जो मेल कैंडिडेट है और फीमेल जो कैंडिडेट हैं किशोर, उन दोनों में आयरन की कमी देखी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता जो रोग होता है वो होता है। कैल्शियम की कमी से बात करें तो कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है और कैल्शियम की अधिकता से हाइपरकैल्सीमिया रोग होता है। ठीक, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये आप सबको पता होगा। और जो जिंक की कमी से है तो जिंक की कमी से दस्त यानी कि डायरिया जो रोग होता है जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडोनम है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं तो 80% जो शारीरिक विकास है जो किशोरावस्था में मेल या फीमेल दोनों का 80% विकास जो है किशोरावस्था में ही होता है। ठीक, और कुल वजन का 65% और जो हाइट है, यहाँ वजन नहीं है हाइट की बात की जा रही है, हाइट 20% विकास इनका हाइट के हिसाब से होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें तो भारत में लगभग 40% लड़कियां और 18% जो लड़के हैं ये एनीमिक यानी कि रक्ताल्पता के से पीड़ित होते हैं। और अगर डेली बात करें जो डेली कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो मेल कैंडिडेट हैं इनको 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है डेली बेस पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस का क्या कारण है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक, और प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस जो है ये रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया जो रोग होता है यह कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। कम रक्त शर्करा यानी अपनी बॉडी में जो रक्त है जो ब्लड है उसमें शर्करा की मात्रा कम हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया रोग में। ठीक, विटामिन डी की कमी के कारण क्या ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। और प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर में आप लोगों को देखना है कि ये जो पेट है इसका, जैसे कि ये इसमें आप देख रहे होंगे डायग्राम में, पेट इसका बाहर निकल आता है। वहीं मरासमस की बात करें तो मरासमस जो रोग होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें इसका पेट वोट ऐसे अंदर घुसा रहता है। और फिर एक एडीमा रोग है, यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये हाथों में आप ऐसे सूजन वगैरह यहाँ देख सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से हमने इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आए और साथ ही आपने एनालिसिस देखा ही होगा, सारे क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है गर्भावस्था के आहार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, गर्भवती महिला को आहार की गुणवत्ता के बजाय उसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि गर्भवती जो महिला है तो आहार की गुणवत्ता किस प्रकार के आहार है उस पर ध्यान न देकर उसकी मात्रा पर ध्यान, कितना खा लें इस पर ध्यान देना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी की बात करें, गर्भवती महिला को अंधविश्वास और फालतू खान पान से बचना चाहिए। ऑप्शन सी, गर्भावस्था में फोलेट आयरन विटामिन B12 व आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। फोलेट की बात करें तो विटामिन जो B9 है फॉलिक एसिड वो फोलेट होता है। और ऑप्शन डी की बात करें, गर्भवती महिला को फलों और सब्जियों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसको छोड़कर ये बाकी सारी चीजें जो है ये गर्भवती महिला को ध्यान देना चाहिए। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं तो एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आहार में मिलना चाहिए। ठीक, ये प्रोटीन की बात की जा रही है। 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन जो गर्भवती महिला है उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उतना आहार में उनको मिलना चाहिए। फिर कैल्शियम की बात करें तो एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए, इनके आहार में ये होना चाहिए भी। अगर आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो कैल्शियम और इन सभी टॉपिक से फॉलिक एसिड से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक, और फिर फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की बात करें तो पहली तिमाही में महिलाओं को जो गर्भवती होती हैं तब उनको पहली तिमाही में रोजाना 4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तिमाही में 6 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, निम्नलिखित में से
किसे छोड़कर सभी बृहत पोषक तत्व हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी विटामिन को छोड़कर सारे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं ये बृहत पोषक तत्व हैं। विटामिन और जो खनिज होते हैं यह सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले है बृहत पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और बृहत पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स यानी कि वसा जो है वो आता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स ये चीजें आती हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 9 माह में विटामिन ए की खुराक क्या होगी। विटामिन ए का डेली क्वेश्चन आ रहा है, बाकी विटामिन के तो नहीं, लेकिन विटामिन ए से डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो जो विटामिन ए की खुराक है 9 माह में तो कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 1 लाख आयु, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो है, इंटरनेशनल यूनिट जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 माह में विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो रतौंधी, कंजक्टिवल, जीरोसिस, बीटोट स्पॉट और केरोटोमेलेसिया जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण रोग होते हैं जो कि। और इसके बाद इसमें आगे बात करें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सामान्य दृष्टि में प्रॉब्लम होती है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम में अगर विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा नहीं रहेगा और प्रजनन में भी जो है कमी आती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें तो विटामिन ए जो है 2 प्रकार के हैं, एक तो पूर्व निर्मित विटामिन ए होते हैं और दूसरे जो है प्रो विटामिन होते हैं। ठीक, पूर्व निर्मित जो विटामिन है ये सब्जियों, फलों इनसे पाए जाते हैं। वहीं जो प्रो विटामिन होते हैं विटामिन ए की, वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्राप्त होते हैं, यानी मक्खन, मीट वगैरह इनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रो विटामिन। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। तो खसरा के साथ 9 माह पूरे होने पर विटामिन ए की जो पहली खुराक है, खसरा के साथ जो टीका होता है उसके साथ दिया जाता है विटामिन ए की पहली खुराक। और रूबेला के साथ ही 1 मिली यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक, फिर इसमें आगे बात करें तो विटामिन ए की जो दूसरी खुराक है वह 16 से 18 महीने में और फिर 5 वर्ष की उम्र तक हर 6 महीने में खुराक 2 यानी कि 2 लाख आयु, 2 मिली यानी कि 2 लाख आयु इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। और ये पूछा जाए किस माध्यम से आपको दिया जाता है तो मौखिक रूप से। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसका टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, यानी इसमें से कौन सा टीकाकरण है जो राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी विटामिन ए का जो टीकाकरण है यह राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। बाकी विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी इनका टीकाकरण होता ही नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन से आज भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, विटामिन ए से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सबसे पहले विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। तो विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल, दूसरे फैट में घुलनशील यानी कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो। और वाटर में जो घुलनशील है, जल में जो घुलनशील है, सबसे पहला है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो स्कारबिक एसिड होता है। और विटामिन बी के जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे जो है पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी1 की बात करें इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी2 की बात करें राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 नियासिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी5 पेंटोथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। फिर बायोटिन यानी विटामिन बी7 और फोलेट एसिड जो होता है, फोलिक एसिड या फोलेट एसिड विटामिन बी9 होता है। ठीक, फिर इसके बाद विटामिन बी12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है। और इधर आपको जो वसा में घुलनशील है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़ के। प्रसव पूर्व जो देखभाल है उसके उद्देश्य सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, यह इसका प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है। बाकी माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रसव के पूर्व देखभाल जरूरी होती है, इसका उद्देश्य रखा गया है। ऑप्शन सी की बात करें शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए। ऑप्शन डी की बात करें माता के साथ आने वाले 5 तहत देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य रखे गए हैं। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो पहला निरीक्षण जो है कब करवाना चाहिए। तो 12 सप्ताह यानी 3 महीने के भीतर या जैसे ही गर्भावस्था का संदेह हो तभी आपको सबसे पहले पहला निरीक्षण आपका होना चाहिए। दूसरा निरीक्षण यानी दूसरा परीक्षण की बात करें तो चौथे और छठे महीने के बीच, अगर सप्ताह में बात करें तो 26वें सप्ताह तक। ठीक, तीसरा परीक्षण 8वां महीना यानी लगभग 32 सप्ताह के अंतर्गत आपको कराना है। और चौथा परीक्षण हो गया, यहाँ चौथा परीक्षण की बात करें 9वां महीना 36 से 40 सप्ताह के अंतर्गत करवाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को डैश डैश कहा जाता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो अत्यधिक वॉमिटिंग यानी उल्टी होती है तो वह उनसे तो उसकी वजह से जो माँ की सेहत बिगड़ती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है हाइपर
मेसीज ग्रेविडेरम, इसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेसीज ग्रेविडेरम कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो गर्भपात की बात करें, गर्भपात क्या होता है? तो एक भ्रूण को हटाने या निष्कासन द्वारा गर्भावस्था की समाप्ति करना ही जो है गर्भपात होता है। यह कानूनन अपराध के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें तो फिर आगे बात करें तो प्रीक्लम्पसिया जो होता है एक उच्च रक्तदाब अति तनाव विकार है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकता है। ठीक है, ये आपको तनाव का कारण होता है। इसमें आगे बात करें तो प्लेसेंटा में इसकी वजह से क्या होता है? तो प्लेसेंटा में रक्त का प्रवाह कम होना। यदि प्लेसेंटा को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता, प्लेसेंटा आप सभी को पता होगा, इसी के माध्यम से जो भ्रूण होता है उसमें सारा भोजन पानी इसी के माध्यम से जाता है। ठीक, तो भ्रूण को कम ऑक्सीजन मिलता है और कम पोषक तत्व प्राप्त होता है, जिसकी वजह से भ्रूण का जो विकास है वह कम हो जाएगा और जो बच्चा है वो तंदुरुस्त पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो माताएं और बहनें प्रेग्नेंट हैं उन लोग को तनाव और टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि जब शरीर भार सूचकांक यानी कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की बात कीजिए 18.5 से कम होता है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुपोषण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुपोषण। क्योंकि अगर बीएमआई आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से कम है तो आप कुपोषित के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं जो कि WHO द्वारा वर्गीकरण किया गया है कि आपका कितना बीएमआई होना चाहिए तो आप हेल्थी होंगे और कितना बीएमआई होगा तो आप ओवरवेट होंगे, अंडरवेट होंगे। तो अगर 18.5 से आपका जो बीएमआई है वो कम है तो अंडरवेट के अंतर्गत हैं आप, और 18.5 से 25 के बीच अगर आपका जो बीएमआई है वो है तो हेल्थी वेट है, और 25 से 30 के बीच अगर आपका बीएमआई है तो ओवरवेट है, और 30 से भी अगर आपका ज़्यादा है बीएमआई तो फिर तो मत पूछिए आप। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी के फलस्वरूप तंत्रिका नली दोष होता है? यानी गर्भावस्था के दौरान किसकी कमी के कारण तंत्रिका नली का जो दोष है वो होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, फोलिक अम्ल यानी कि विटामिन B9 जो है इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से जो तंत्रिका नली का दोष होता है। ठीक, ठीक, आयरन की बात करें, आयरन की कमी से हमने आपको बताया कि एनीमिया रोग होता है, और कैल्शियम की कमी की बात करें तो कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया, और कैल्शियम की बॉडी में अधिकता से हाइपरकैल्सीमिया होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हाइपर जैसे कि कुछ भी उच्च अधिकतम होता है तो हाइपर उसे तो उसे हाइपर बोला जाता है। तो कैल्शियम की मात्रा अगर अधिकतम है आपकी बॉडी में तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, और कम है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिंक की कमी से हमने आपको बताया जिंक की कमी के कारण डायरिया होता है। ठीक है, डायरिया जो होता है जिंक की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं फोलिक एसिड के बारे में। तो तंत्रिका नली दोष मस्तिष्क रीढ़ या मेरुरज्जु के जन्मजात दोष है। ठीक है, जो तंत्रिका नली का दोष है या मस्तिष्क रीढ़ या मेरुरज्जु के जन्मजात दोष होते हैं, ये आप देख सकते हैं रीढ़ है। ठीक है, यही तंत्रिका तंत्र भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड इसे बोलते हैं। ये देखिए यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है और ये इसके अंदर जो है ये स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और दो सामान्य तंत्रिका नली दोष होते हैं। जो सामान्य तंत्रिका नली के दोष हैं दो होते हैं, एक तो बिफिडा है और दूसरे की बात करें तो एनेन्सेफली होता है। ठीक, एक विपदा है और दूसरा एनेन्सेफली रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है गर्भधारण के किस चरण में भ्रूण के विकास और वृद्धि के लिए मातृ कुपोषण का खतरा सबसे अधिक गंभीर होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहली तिमाही में ही गर्भधारण के जो चरण है तो इसमें पहली तिमाही में ही भ्रूण का जो विकास और वृद्धि के लिए मातृ कुपोषण का खतरा सबसे अधिक होता है और गंभीर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो पहली तिमाही बच्चे के महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी बनते हैं, यानी पहली तिमाही में जो बच्चे के महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनती है। दूसरी तिमाही में इसमें बच्चे के कंकाल और मस्तिष्क बनता है, और तीसरी तिमाही में भ्रूण का वजन बढ़ना और फेफड़ों का विकास होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है किस मातृ पोषण संबंधी कमी का संबंध समय से पहले प्रसव के बढ़े हुए जोखिम से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरन की कमी, यानी मातृ पोषण संबंधी कमी का संबंध जो है समय से पहले प्रसव के बढ़े हुए जोखिम से है, तो आयरन की कमी होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है। ठीक, विटामिन B12 की कमी से और कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो आयरन जो है एचबी के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन की बात की जा रही, क्योंकि इसी के माध्यम से रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हमारी बॉडी के अंतर्गत जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है वो रक्त के माध्यम से ही होता है। ठीक, फिर विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 लाल रक्त कोशिका का निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और कैल्शियम जो है कैल्शियम का महत्वपूर्ण उपयोग हड्डियों को स्वस्थ बनाए और मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक होता है। हड्डियां जो है कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो हड्डियां अपनी कमजोर क्षीण भंगुर हो जाती हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल आवश्यकता कितनी होती है, यानी गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल आवश्यकता लगभग कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1000 मिलीग्राम जो है गर्भावस्था के दौरान कुल आयरन की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिशु में विटामिन डी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है, यानी जो शिशु होता है उसमें विटामिन डी का जो दैनिक सेवन डेली का जो यूज है वो कितना अनुशंसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 400 इंटरनेशनल यूनिट इनको डेली जो शिशु हैं उनको विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेवन करने की जरूरत होती है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो 12 मंथ से कम आयु के बच्चे को हर दिन 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। वहीं 12 मंथ से जो 24 माह के जो बच्चे हैं उनको डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य डैश डैश होता है, यानी कि शरीर की जो वृद्धि है, विकास है, उसके लिए सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन युक्त जो भोजन है ये सर्वाधिक शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक, वसा युक्त जो है फैट के लिए होता है, यानी बॉडी में फैट बढ़ाने के लिए वसा जो ऑयली चीजें होती है वसा उनमें होता है सर्वाधिक। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है तुरंत ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। और प्रोटीन जो है जो ज़्यादातर लोग जिम वगैरह जाते हैं इन सभी को प्रोटीन, तो इन सभी को बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन युक्त भोजन करने के लिए सलाह भी दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि डैश डैश पीत ज्वर के लिए दिया जाने वाला टीका है। ये टीकाकरण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टीका वैक्सीनेशन से आपको आज भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपके लिए जो तो आप लोगों के लिए जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारे क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, तो पीत ज्वर के लिए जो टीका दिया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17D टीका जो है पीत ज्वर के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं साल का टीका, यानी जो साल टीका है पोलियो वायरस जो टीका है ये दिया जाता है साल का टीका पोलियो के लिए। और CCEEV जो टीका है रेबीज के लिए दिया जाता है। वहीं प्रेप जो टीका होता है यह HIV के लिए दिया जाता है। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साल टीका की खोज की बात की जाए तो जॉन्स ई सॉल्क ने इसकी खोज की थी 1955 में। ठीक है, और जो पोलियो वायरस और इसे पोलियो टीका भी कहा जाता है। तो पोलियो टीका जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो IPV है, दूसरा OPV है। IPV की बात करें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है और OPV की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ठीक है, निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन और मौखिक पोलियो वायरस वैक्सीन होती है। फिर इसमें CCEEV की बात करें तो कोशिका संवर्धन टीका CCV और भ्रूण अंडे आधारित टीके EEV रेबीज के जोखिम को रोकने के लिए दिए जाने वाला टीका होता है। वहीं प्रेप की बात करें PREP प्री एक्सपोजर फिलेक्सिस HIV होने से रोकने के लिए जो टीका है वो दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कंठमाला यानी कि जो मम्स है के टीके के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिदृष्ट निम्न में से किसे छोड़कर सभी हैं, यानी मम्स का जो टीका है, कंठमाला का जो टीका है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिदृष्ट से निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सारे लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्यम स्थूल रोगी जो है इसको छोड़कर बाकी गर्भवती महिला को, खराब प्रतिरक्षा वाले रोगी को, गंभीर रूप से बीमार रोगी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टीका जो है वो दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो कंठमाला यानी मम्स जो है एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो लार ग्रंथियों को प्रभावित करती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी लार ग्रंथि है, ये जो है यहाँ लार ग्रंथि होती है और इसी में सूजन आ जाता है और दर्द होता है जब आपको कंठमाला यानी मम्स होता है। इधर आप देख सकते हैं इसके गले के पास यहाँ सूजन आ गया और पेन दर्द भी होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। जो टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है प्रसव पूर्व माता को तो उसमें दिए जाने वाले खुराक में अंतर 1 महीने का होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो टिटनेस से बचाव के लिए जो टीटी का इंजेक्शन है वो टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है और टीका होता है। और टिटनेस किस वजह से फैलता है अगर पूछा जाए तो टिटनेस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जो जीवाणु है उसकी वजह से फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख खतरे का जो टीका है बच्चे को कब दिया जाता है। खतरे से क्वेश्चन आज भी पूछा गया था, आप लोगों ने अगर एनालिसिस देखा है तो उसमें बताया गया है कि खतरे के क्वेश्चन आज भी आए थे। ठीक, तो जो खतरे का टीका है बच्चे को कब दिया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 माह में जो है बच्चे को खतरे का टीका दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो जो खतरे से बचाव के लिए बच्चों को MMR जो है खसरा मम्स रुबेला यानी कि जो मेजल्स है, मम्स है और रुबेला, इन तीनों के लिए जो MMR का टीका है वो दिया जाता है। और वैक्सीन की 2 खुराकें लगानी चाहिए। ठीक है, वैक्सीन की जो है 2 खुराक लगानी है होती है।
पहली खुराक की बात करें तो 12 से 15 महीने की उम्र में, और दूसरी खुराक जो है 4 से 6 साल की उम्र में देनी होती है, जो MMR की वैक्सीन होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरपेशी इंजेक्शन को लगाने का सही कोण क्या है? अंतरपेशी यानी इंट्रामॉस्कुलर की बात की जा रही। इंट्रामॉस्कुलर जो इंजेक्शन है उसको लगाने का सही जो कोण है क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 90 डिग्री पर लगाया जाता है। इंट्रामॉस्कुलर जो इंजेक्शन है, अंतरपेशी इंजेक्शन है, उसे 90 डिग्री पर लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो अत्वची इंजेक्शन यानी सब क्यूटनेस की बात करें तो इसे 45 डिग्री पर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं 45 डिग्री पर है अत्वची जो सब क्यूटनेस SC जिसे बोलते हैं इंजेक्शन उसे। ठीक, और अंतःशिरा इंजेक्शन यानी इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है इसे 25 डिग्री पर लगाया जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये इंट्रावेंस यानी आपकी वेंस में लगाया जाएगा, ये 25 डिग्री पर लगाया जाता है, IV बोलते हैं इसे। और अंतःस्वतक इंजेक्शन यानी इंट्राडर्मल जो है इसे 15 डिग्री पर लगाया जाता है आपको। ठीक है, ये 15 डिग्री पर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ इंट्राडर्मल है लास्ट में, ये 15 डिग्री पर इंट्राडर्मल ID जिसे बोलते हैं। फिर इंट्रावेनस IV की बात करें तो 25 डिग्री पर, और यहाँ फिर आपको सब क्यूटनेस जो होता है यानी कि अप्तोचीज इंजेक्शन जो होता है इसे 45 यानी 45 डिग्री पर, और जो सबसे फर्स्ट नंबर इंट्रामॉस्कुलर यानी कि अंतरपेशी जो टीका है ये 90 डिग्री पर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर इंजेक्शन लगाई जाती है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो इससे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास अगर आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और साथ ही पहले इसमें हम माध्य की बात करते हैं। माध्य यानी कि मीन, इसको कैसे निकाला जाता है? तो अगर आपने एवरेज निकाला है, एवरेज जिस प्रकार से निकाला जाता है सेम टू सेम उसी प्रकार से माध्य और मीन को निकाला जाता है। ठीक है, यह डेटा सेट के सभी मानों का औसत होता है। ठीक, तो इसमें जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं ये आपको नंबर दिख रहे हैं 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15। तो इनको सबसे पहले आपको ऐड करना है, जोड़ना है, जो इनका योग आएगा उसके बाद अपॉन में टोटल आपका योग आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में आपको ये टोटल नंबरों की संख्या कितनी है वो लिख देना है, और इस प्रकार से आपका एवरेज भी निकलता है और माध्य भी निकलता है। ये हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसमें दिया गया है 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12 + 15। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 से 14, 14 6 20 1 21, 21 8 हो जाता है 29, 29 10 39, 2 41, 41 10 51, 51 5 56। टोटल अगर इनके योग की बात करें तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, 56 हो गया। और अगर टोटल नंबरों की बात करें कितने हैं तो 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबरों की बात करें तो 7 है। ठीक है, ये आपका 7 टोटल नंबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद इनके योग ना है तो 56 है। ठीक, 56 अपॉन 7 करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 56 होता है। तो इसका जो एवरेज है और माध्य दोनों चीज़ है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्य निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, आपको टोटल जो नंबर दिए गए उनको ऐड करना है, जोड़ना है, उनके मानों का जो योग आएगा तो उन नंबरों का जो योग आता है वो, और अपॉन में जितने टोटल नंबर दिए गए हैं उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही माध्य होता है और मीन भी, तो यही माध्य मीन होता है। ठीक, एवरेज भी इस प्रकार से निकाला जाता है। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं जो कि माध्यिका यानी कि मीडियन की बात करते हैं। तो यह डेटा सेट के मानों को क्रमबद्ध करने पर बीच का मान होता है, यानी कि पहले डेटा सेट जो आपको दिया गया है इसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। सब जो छोटा नंबर रहेगा वो, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आपको नंबर जमाना है। और फिर उसके बाद जो बीच वाला जो मीडियन होता है यानी कि बीच वाला जो नंबर है वही इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन होगी। इसको हम देख लेते हैं। छोटा अंक कौन सा इसमें, तो 3 है। सबसे जो छोटा अंक दिया गया यहाँ 3 है। 3 के बाद यहाँ 5 है, 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, 9 2 बार है तो 2 बार हमको लिखना है 9। फिर उसके बाद आ जाएगा 12, फिर 13 और फिर उसके बाद 15। ठीक है, ये टोटल आपके नंबर हो गए। टोटल अगर नंबरों की बात करें कितने हैं तो इसमें जो टोटल नंबर है 9 है। इनको जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अगर नंबरों की बात करें टोटल नंबर है 9। ठीक है, तो इसकी जो मीडियन यानी कि माध्यिका है वो इजीली निकल जाएगी। आपका जो बीच वाला नंबर है, बीच में देखिए क्या है, तो इसमें जो बीच वाला नंबर है, अगर बीच वाला नंबर की बात करें इधर देखिए 4 अंक इधर 8 तक ये हो जाएगा, और इधर 9 से लेके 15 तक इधर ये, तो बीच वाला जो नंबर है 9 जो होता है, 9 जो है ये बीच वाला नंबर हो गया, तो यही इसकी माध्यिका मीडियन हो जाएगी। ठीक है, ये जब विषम संख्या है जैसे कि टोटल संख्याओं का नंबर जो 9 है हो जाएगा आपका बीच वाला नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही सम संख्या होती, अगर यही 9 की जगह 8 होती तब आपको क्या करना था, अगर टोटल नंबरों की जो संख्या है वो 9 की जगह 8 होती तो फिर आपको क्या करना था, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए इससे 3 हमने हटा दिया, 3 यहाँ से हटा दिया, तो फिर सबसे छोटा जो नंबर है वो आ जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा फिर 7, 7 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9, फिर 9 और उसके बाद हो जाएगा आपका 12 और फिर 13 और फिर 15। तो यहाँ अगर टोटल नंबरों की बात करें कितने हैं तो यहाँ देखिए 4 ये और 4 8,
तो टोटल नंबरों की संख्या जितनी है 8 हो जाएगी। तो इसका जो आपको मीडियन यानी कि माध्यिका निकालना है, तो इन दोनों को जो बीच वाले नंबर हैं, देखिए 3 इधर 5 7 8 इनको छोड़ के, और इधर 12 13 15 इनको छोड़ के जो दो नंबर हैं 9 और 9 है ना, दिख रहे हैं आपको ये दोनों 9, तो इन दोनों को ऐड करना है। 9 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और 18/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मीडियन आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये यहाँ 9 इसका मीडियन आएगा। इस प्रकार से निकालना है आपको। जब सम संख्या दी हो, टोटल जैसे नंबर ऑफ संख्या 8 है तो आपको इस प्रकार से निकालना है, और जो विषम संख्या है उसमें आपको सीधे सीधे बीच वाला जो नंबर रहेगा उसको, वही आपकी माध्यिका मीडियन होगी। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुलक जो है यह डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान होता है, या सबसे इजी होता है। बहुलक में आपको गिनना है कि कितनी बार सबसे ज़्यादा, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले 3 है, फिर 5 3 6 8 5 3 7 8 5 3 8, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है वही आपको बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 3 कितनी बार है, तो 3 एक बार है, फिर उसके बाद 3, फिर 3 और ये 3। टोटल अगर बात करें, टोटल 3 4 टाइम है, 4 बार 3 है। फिर 5 की बात करें तो 5 कितनी बार है, 1 1 2 3। 5 की बात करें तो 5 जो है वो टोटल 3 बार है, 5 जो है 3 बार है। 8 की बात करते हैं तो 8 जो है 1 2 3, 8 भी जो है वो 3 बार है। तो इसमें जो आपका बहुलक है सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो 3, इसका बहुलक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो 3 ही आया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एक फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला वैसे आएगा नहीं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही आप लोग से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फार्मूला पूछ भी लेता है तो आपको याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, यानी 3 माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी 2 माध्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटा सा फार्मूला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आंकड़ा जो दिया गया है 3 7 2 11 4 तथा 9 का माध्यक यानी माध्यिका निकालनी है इसकी। माध्यिका के लिए हमने आपको सबसे पहले भी क्या बताया था कि माध्यिका के लिए आपको सबसे पहले ये क्रमबद्ध तरीके से जमाना है। तो सबसे छोटा जो नंबर यहाँ दिया गया है आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे छोटा नंबर 2 हो गया। ठीक है, 2, उसके बाद फिर उसके बाद छोटा नंबर हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद हो 7, फिर उसके बाद है 9, फिर है 11। ठीक है, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से जमाना है। तो जम गया, सबसे पहले छोटा नंबर 2 हो गया, फिर 3 है, फिर 4 7 9 11। इसमें टोटल नंबरों की बात करें, टोटल कितने नंबर है, इसमें जो टोटल नंबर है 6 है। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है टोटल जो नंबर है 6 है। तो यह सम संख्या दी गई है, सम संख्या का जो है माध्यिका वो निकालनी है। तो हमने आपको अभी बताया था सम संख्या की माध्यिका कैसे निकालना है। तो देखिए इधर 2 और 3 को छोड़ देना है, 2 3 को इधर छोड़ना है, और इधर जो छोड़ना है तो 9 और 11 को दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ना है। और जो आपको 4 + 7 करना है अपॉन में 2 करना है। तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.5 इसका राइट आंसर होगा। और सम संख्या निकालने के लिए हमने आपको जो तरीका बताया था, जैसे कि इसमें टोटल 6 नंबर थे, टोटल अगर बात करें 6 नंबर थे, तो 2 आपको इधर से छोड़ना है और 2 पीछे साइड से छोड़ना है, और बीच के जो दोनों हैं तो बीच के दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 से भाग देना है, बीच के 2 नंबरों को लेके उनको आपस में जोड़ के फिर 2 से भाग दे देना है। जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यिका यानी कि मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए है कि सबसे पहले यहाँ दिए गए है 1 2 x 4 5 की माध्यिका 3 है। इसमें आपको माध्यिका दी गई है, इसमें जो नंबर x है इसका मान निकालना है, x का मान आपको निकालना है, x की जगह क्या आएगा। ठीक है, माध्यिका आपको यहाँ दी गई है 3। तो यहाँ सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो यहाँ सबसे पहले 1 + 1 + 2 + x + 4 + 5। ठीक है, बराबर कितना है, आपको माध्यिका 3 दी गई है तो बराबर 3 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ बात करें अगर, तो अपॉन में टोटल नंबर की संख्या 5 है, जैसे कि 1 2 x 4 5, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, फिर 5 का यहाँ से इंटू करेंगे 3 में, 5 का इंटू करेंगे 3 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। ठीक, 15 आएगा, 5 3 15, और यहाँ अगर टोटल ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो 5 4 9 2 11 1 12, टोटल हो जाएगा यहाँ 12 + x बराबर कितना है 15। ठीक, तो 12 + x बराबर कितना है 15। ठीक है, तो ये x इधर जाएगा और 15 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 - 12 बराबर x। ठीक, तो 15 - 12 कितना हो जाएगा 3, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे माध्यिका न दी होती और इसमें पूछा जाता 1 2 3 4 5 इसकी माध्यिका
क्या होगी, तो आपको यहाँ दिख रहे हैं टोटल नंबरों की बात करें तो 5 इसमें टोटल नंबर हैं। बीच वाला जो नंबर है 3 आपको दिख रहा है, बीच में जो नंबर ये दिए गए हैं 3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है जो विषम संख्याएं हैं उसमें बीच वाला नंबर आपका माध्यिका निकालने के लिए राइट आंसर होता है। यही सम होता, अगर ये 6 अंक का होता तो फिर जो चौथा और तीसरा नंबर जोड़ के अपॉन में यानी 2 से भाग देते तो वो आपका राइट आंसर होता जब सम संख्याएं होती। तो यहाँ विषम संख्या है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन में आपको सारा चीज एक साथ मिलेगा। क्वेश्चन में आपको माध्य भी निकालनी है, माध्यिका भी और बहुलक भी, तीनों चीजें निकालना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले माध्य की बात करें, अगर माध्य कैसे निकालना है तो माध्य आपको एवरेज की तरह निकालना है। इसमें टोटल नंबरों की संख्या देखेंगे, टोटल नंबरों की संख्या कितनी है और साथ ही इन नंबरों का योग क्या है। ठीक, तो टोटल नंबरों की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, यानी कि माध्य में तो यहाँ टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ टोटल नंबरों का योग क्या है, नंबरों के योग तो 2 1 3 3 3 6 2 8 8 4 12 12 8 20 1 21 21 8 29 29 4 33 33 4 हो जाएगा आपका 37 37 3 हो जाएगा 37 3 हो जाएगा 40 40 10 50। टोटल नंबरों का योग जो है वो 50 हो जाएगा। ठीक ठीक है, टोटल नंबरों का जो योग है 50 हो जाएगा। और फिर इसमें आपका टोटल नंबरों की संख्या देखते हैं की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबरों की जो संख्या है वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में 10 हो जाएगा। 10 से अगर डिवाइड करेंगे 50 को तो 5 बार, तो इसका जो राइट आंसर है यानी माध्य जो है इसका 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसका जो माध्य की बात करें तो 5 आएगा, माध्य इसका 5 आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है एवरेज भी आपका इसका 5 ही आएगा। ठीक, इस प्रकार से माध्य निकालना है। इसके बाद अब आगे माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका में कैसे करना है, तो माध्यिका में भी करना सेम है, लेकिन सबसे पहले इसको आपको जमाना है। सबसे जो छोटा नंबर है उसको देखेंगे, तो यहाँ सबसे छोटा नंबर देखिए 1 है, उसके बाद फिर आपको 2, फिर 2 फिर से है, फिर 3 है, फिर 4 4 और 4, उसके बाद फिर दिया गया है 8 9, फिर है 13। ठीक हो जाएगा 13। ठीक है, और इसमें अगर टोटल नंबरों की बात करें कितने टोटल नंबर है, तो इसमें टोटल जो नंबर है 10 है। ठीक, ये सम संख्या है। इसकी माध्यिका कैसे निकालना है ये हमने आपको बताया है। पांचवा और जो छठवां, यानी पांचवा और छठवां जो पद है इन दोनों का योग करना है। तो पांचवा छठवां पद देखिए कौन सा इधर से 1 2 2 3 4 4 हो जाएगा आपका पांचवा पद 1, और अगला 4 जो है, अगला फिर से 4 जो है ये हो जाएगा छठवां पद। इन दोनों का योग की बात करें कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा 4, यानी इसका जो राइट आंसर है 4 हो जाएगा। माध्यिका की बात करें, माध्यिका आपकी क्या आएगी तो 4। और विषम संख्या होती तो डायरेक्ट आपको हमने बताया है कि डायरेक्ट जो बीच वाला नंबर है, मिड वाला नंबर है, वो आपका विषम संख्या में माध्यिका होगी। लेकिन अगर सम संख्याएं हैं तो दो संख्याओं को, बीच वाली जो दो संख्याएं उनको ऐड करके अपॉन यानी 2 से डिवाइड करना है, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, सम संख्या में। फिर इसके बाद बहुलक की बात करते हैं। बहुलक आपको इसमें देखना है, तो बहुलक में हमने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे पहले इसमें हम नंबर जो दिए गए उसको लिख लेते हैं। तो देखते हैं 2 है, 1 फिर 3 फिर 2 4 9 8 4 और 13 और 4। ठीक है, इसमें ये नंबर हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4 कितनी बार है, 4 अगर देखा जाए तो 4 3 बार है। ठीक है, जो 4 है 4 है वो 3 बार है, और उसके अलावा बाकी 2 की बात करें तो 2 जो है 2 बार है, 1 1 ही बार है, फिर बाकी सारे 1 1 2 ही बार हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है नंबर वो 4 है। तो इसका जो राइट आंसर है बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका राइट आंसर होगा। तो 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, जो कि 3 बार आया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। आई होप आप सभी को माध्य, माध्यिका और बहुलक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से हम आपको टॉपिक वाइज सीरीज जरूर लेकर आएंगे। डेली आपके एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो टॉपिक हम आपको जरूर कवर करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गई सागरी यानी कि सागर खरपतवार, जो सागर समुद्र हैं उनके खरपतवार में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आयोडीन का। ठीक है, जो सागर के खरपतवार वगैरह होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो स्रोत होता है वो आयोडीन का होता है। ठीक, और लोहा जो है आयरन की आपको प्राप्ति कहाँ से होती है, तो हरी सब्जियाँ पालक वगैरह इनमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है और इनके द्वारा अपने को लोहा मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है। अपने अंदर जो बॉडी के अंदर है लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, रक्तहीनता यानी कि एनीमिया। ठीक है, लोहे की जो कमी है उससे रक्तहीनता होती है, एनीमिया जिसे बोलते हैं। रतौंधी किसी कमी से होता है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं तपेदिक यानी टीबी जो है या विषाणु की वजह से होता है। और वर्णांधता जो कलर विजन जिसे बोलते हैं या
जेनेटिक होता है। ठीक, इसमें लाल और हरे के कलर में फ़र्क नहीं समझ में आता, जिनको वर्णांधता यानी कलर विजन होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, इनमें से कौन-सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि अमरूद, गुआवा जिसे बोलते हैं। तो अमरूद में विटामिन ए का जो है, इनमें से, इन सभी में से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे प्रचुरतम जो स्रोत है अमरूद होता है। ठीक, और आम भी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों का स्रोत होता है। जब कच्चा आम रहता है तब यह विटामिन सी का, और जब पक जाता है तो विटामिन ए का इसमें मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, और सेब में आयरन की मात्रा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने यानी अपनी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इनमें से कौन सा है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन सी जो होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचुरता मात्रा में बात की जाए तो आंवले में पाया जाता है, और यह चर्म यानी कि स्किन है, इसको स्वस्थ रखने में कार्य महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और विटामिन ए की बात करें तो यह विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है, जो कि कम मात्रा में गाजर वगैरह से पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और जो विटामिन डी है यह धूप से पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो स्कारबिक एसिड होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 दिए गए हैं कि इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए की बात करें दूध, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी मांस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में अगर पूछा जाए कौन सा प्रोटीन, तो केसीन नामक जो प्रोटीन होता है, केसीन, वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, केसीन नामक प्रोटीन। और फिर दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, और मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट हो या नॉर्मल इंसान हो, सबसे ज़्यादा अगर तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है हमारे मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। वसा जो फैटी, मतलब फैट जो जम जाता है बॉडी में जम जाता है, उसे फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक, घी वगैरह में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। और विटामिन की बात करें तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है ये बृहत्तम जो पोषक तत्व है उसके अंतर्गत आते हैं, और विटामिन और जो खनिज है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिए गए, इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन सा, यानी जो व्यक्ति शाकाहारी है उनके लिए अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, दालों से। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनको अधिकतम जो प्रोटीन की मात्रा है वो दालों से प्राप्त होता है। ठीक है, सब्जियों से बाकी चीज़ें विटामिन वगैरह प्राप्त होता है, और दूध से हमने आपको बता दिया कि प्रोटीन मिलता है, वो भी केसीन नामक प्रोटीन दूध से मिलता है। अनाजों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पोलियो रोग किस प्रकार की जीव के कारण होता है? यानी पोलियो जो रोग है, पोलियो रोग का वाहक कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विषाणु के कारण। पोलियो रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, तो मलेरिया हो गया, पेचिस, अतिसार, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और वहीं जीवाणु के कारण, जीवाणु से हैजा, टाइफाइड, टीबी, जो टिटनेस है, ये जीवाणु के कारण होते हैं। और कवक से कौन से रोग होते हैं, तो कवक से दाद हो गया, दाद और मेनिंजाइटिस और एथलीट फुट जो रोग होता है, यह सारे कवक के द्वारा होते हैं रोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, इनमें से कौन आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आयरन का जो सबसे प्रचुरतम स्रोत है इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हरी सब्जियां जो है। हमने आपको बताया ऊपर कि हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। मेथी हो गई, पालक, इनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से घातक एनीमिया रोग होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात करें, विटामिन B1 की बात करते हैं। तो विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है तो ये थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन है। और फिर विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 से कमी से क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है तो पैराडॉक्सिन होता है। ठीक, और विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 में साइनोकोबाल्मिन होता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसकी जो विटामिन B12 की कमी से परसीमिया एनीमिया होता है। ठीक है, परसीमिया एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। और एनीमिया की बात करें तो फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी से होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को इनमें से क्या कहते हैं? यानी मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ट्राई यूरेटिक। इसे क्या कहते हैं? ट्राई यूरेटिक। ठीक है, इसकी वजह से मूत्र का स्रावण बढ़ता है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, यानी कि पेचिश जो रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ होता है कौन सा होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, पेचिश, अतिसार ये सारे रोग होते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर पूछा गया कि पेचिश रोग किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंटीअमीबा नामक जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से पेचिश रोग होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा रोग संक्रमण है, यानी कि संक्रमित रोग कौन सा है जो एक दूसरे से फैलता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिप्थीरिया जो है संक्रमित रोग होता है। बाकी गठिया जो घुटनों में दर्द वगैरह होता है, उठने बैठने में दर्द होता है, गठिया रोग हो जाता है। कैंसर तो संक्रमित है नहीं, यह अवांछनीय बॉडी में जो सेल होती हैं, इसमें बहुत तेजी से जो सेल्स हैं इनकी ग्रोथ होती है तो फिर कैंसर का कारण बनते हैं। और मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है, जिसे शुगर बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ठीक, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो धूप से, और साथ ही मछली की जो फिश का कॉड ऑयल है उससे, लीवर ऑयल है जो, उससे सबसे ज़्यादा विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का नाम जो रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड है, और विटामिन सी खट्टे फलों में, आंवले में सब प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और वहीं विटामिन ई किससे, अंकुरित अनाज वगैरह से पाया जाता है। इसकी कमी से जो जन्म शक्ति है यानी प्रजनन क्षमता वाले जो रोग होते हैं विटामिन ई की कमी के कारण होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि रक्त का जो थक्का बॉडी में जमता है, जैसे कहीं अगर आपको चोट लग जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद जो रक्त का थक्का जम जाता है जिसकी वजह से आपका ब्लड नहीं बहता है, तो यह किसकी वजह से, किस विटामिन की वजह से होता है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, यानी विटामिन के की वजह से जो हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनता है वो बनता है। ठीक है, विटामिन के की वजह से, अगर विटामिन के की कमी होती है तो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का वहाँ नहीं जमता है जिससे ब्लड बहता रहता है। और अगर बात करें कि अंदर यानी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, किसकी वजह से, तो ये हिपेरिन की वजह से, बॉडी के अंदर हिपेरिन जो होता है इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, यानी सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है परसेंटेज में, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 42% के करीब प्रोटीन इसमें सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ अधिकतम उत्पादन कहाँ है, तो अपने मध्य प्रदेश में है, एमपी में, और एमपी को इसीलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी आंवला, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि आंवला जो है विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत होता है। सेब में जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है, आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है, दूध आहार है यानी कि संपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरे जो है वसा में घुलनशील। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ये दोनों विटामिन होते हैं। तो जो वाटर पानी वाले होते हैं तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन बी है और विटामिन सी जो है ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हैं सारे। और अगर वसा में बात करें, फैट में बात करें, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और साथ ही विटामिन ई जो है ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निमोनिया रोग मानव रोग के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है, ग्रसित करता है, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, फेफड़े जो है निमोनिया रोग से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कौन से रोग, फेफड़े। और अगर यकृत की बात करें, यकृत में, यकृत कौन से रोग से प्रभावित होता है, तो यकृत लीवर जो है या जॉइंडिस यानी पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है यकृत। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिए गए निम्न में से थायमीन है, यानी कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विटामिन बी वन को थायमीन बोलते हैं, रासायनिक जो नाम है विटामिन बी वन का थायमीन है। ठीक, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड है, और विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन बी6 की बात करें तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित एंजाइम मूल रूप से क्या है, जो एंजाइम होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन। एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं।
और एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड से मिलकर यानी एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शैवाल जो होते हैं आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। फूड के अंतर्गत आते हैं। सी फूड में जैसे आपकी फिश हो गई, शैवाल वगैरह हो गई, कई सारी चीजें हैं जो सी फूड यानी समुद्री भोजन जो होता है ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, समुद्री फूड यानी जो सी फूड होता है उसका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से लौह अयस्क है यानी लौह अयस्क कौन से हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लौह अयस्क जरूरी है। ऑप्शन बी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह अयस्क जरूरी है। ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए जो लौह अयस्क है वो जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी जरूरी है। ठीक है, लौह अयस्क जो है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता होती है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो आयरन है वो जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए भी जो आयरन है इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया में जो है विटामिन ई का प्रमुख होता है। ठीक है, लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया के लिए। फिर और दांतों के विकास के लिए बात करें, विटामिन सी जो है जिम्मेदार होता है दांतों के विकास के लिए, यानी टुकड़ों के लिए सबसे जो कारगर विटामिन है वो विटामिन सी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग उनमें से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि जो मानव आहार में पॉलिश किए हुए जो चावल आते हैं उनमें से उनके उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी, तो यही रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। ठीक है, फिर और रक्त अल्पता की बात करें, एनीमिया जो कि विटामिन बी9 फॉलिक एसिड की कमी से होता है। सूखा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग की बात करें तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक, घेंघा रोग। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसके निर्मित है, यानी कि किसमें निर्मित है कैल्शियम की आवश्यकता, जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या निर्मित करने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए की बात करें, हड्डियों के विकास के लिए बिल्कुल कैल्शियम जो है, कैल्शियम और फास्फोरस जो है दोनों हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन बी की बात करें, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, खून जमने के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, कैल्शियम जो है हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, सभी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी बॉडी की जो रक्षात्मक पदार्थ इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन जो बॉडी की स्किन की रक्षा वो विटामिन सी के माध्यम से होती है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने के लिए है, वसा जो है फैट या भी ऊर्जा, और प्रोटीन जो है बॉडी मसल्स बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और जो मैरास्मस है वो रोग हो जाता है, ये हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है, यानी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को करने के लिए पोटेशियम जो सबसे अधिक करने के लिए पोटेशियम जो खनिज है सबसे अधिक आवश्यक होता है। ठीक, लोहा आयरन की बात करें, एनीमिया रक्ताल्पता लोहे की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार में का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कीमोथेरेपी का। ठीक, कीमो दिया जाता है, आप सबने सुना होगा, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, टेकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, रेटिनाल की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन नाम है।